आप सोच कर देखिए कि 40 सालों के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दिवाली मनाई गई। यहाँ तक कि आईटीबीपी के जवानों ने दिए भी जलाए और भजन भी गाए। जहाँ पे पहले लाल सलाम चला करता था, वहाँ पे अब वंदे मातरम और जय श्री राम गूंज रहा है। आई एम श्योर आप लोगों ने ये क्लिप जरूर ही देखा होगा, जिसमें एक माओवादी महिला सरेंडर कर रही थी, जिसके ऊपर 14 लाख का इनाम था। और ये एक प्रूफ है कि विकसित भारत में अब ऐसे नक्सल और जो माओवादी हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। इनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, या तो ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे जाए या फिर ये सरेंडर कर दे। इन्होंने सिलेक्ट किया सरेंडर करना, क्योंकि इन्हें पता था कि आज नहीं तो कल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इनको मिट्टी में मिला ही देंगे। और ये ऐसा एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश ने ये ठान लिया है कि जो नक्सल है, जो माओवादी है, उनको जड़ से खत्म कर देना है। और अब तो वन ऑफ द मोस्ट वांटेड नक्सल है। जहां पे पहले लाल सलाम चला करता था, वहां पे अब वंदे मातरम और जय श्री राम गूंज रहा है। लेकिन अब वो समय चेंज हो चुका है। अब इनके लिए रेड कारपेट नहीं बल्कि रेड कार्ड निकाला जा रहा है, ताकि इन्हें हमेशा के लिए एलिमिनेट किया जा सके। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 18 नवंबर 2025 को हमारे देश का जो सबसे बड़ा नक्सल कह सकते हैं, उसे मार गिरा दिया गया। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन हिडमा के, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट वांटेड जो नक्सल था उसे मार दिया गया। 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट के मरिदुमली फॉरेस्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इनकाउंटर में 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया। लेकिन इन 6 लाशों में से एक लाश ऐसी है जिसका इंतजार भारत की एजेंसीज पिछले 15 सालों से कर रही थी। ये लाश है माधवी हिडमा की। माधवी हिडमा, इस नाम को आप याद रखिएगा क्योंकि ये जो 46 साल का दरिंदा है, ये बटालियन नंबर 1 का कमांडर था। ये वही शख्स था जिसने 2010 में दांतेवाड़ा में हमारे 76 सीआरपीएफ के जवानों को धोखे से मार दिया था। और इसके साथ साथ इसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम भी था। जब से ये नक्सल बना उसके बाद से लेकर अब तक इसने टोटल 26 हमले किए हैं। अब इनमें से जो कुछ हमले हैं, इनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। 2013 का दरभा वैली मैसेकर, जहाँ पूरी कांग्रेस लीडरशिप महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल को मार दिया गया था। टेकलगुदेम एम्बुश हो गया, जहां पे हमारे 21 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये व्यक्ति सिर्फ एक नक्सल नहीं था, ये व्यक्ति जंगल नक्सल और जो अर्बन नक्सल है उनके बीच का एक ब्रिज था। और ये ब्रिज अब टूट चुका है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन के अंदर इसे मिट्टी में मिला दिया गया। ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये वो कई दिनों तक चला था। बताया जा रहा है कि 6 महीनों से ये ऑपरेशन चल रहा था। और इस ऑपरेशन का अगर आप टाइमलाइन सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे, क्योंकि ये जो हिडमा था ये लास्ट कड़ी था और लास्ट कड़ी के पहले बाकी जो कड़ियां थी उनको क्लीन किया गया। अब इस ऑपरेशन की जो शुरुआत हुई थी वो अबूझमठ से हुई थी 21 मई 2025 को। यहाँ नंबाला के शाहबराव अलियास और AKA बसवराजू को मारा गया। अब ये बसवराजू कौन था? ये CPI माओइस्ट का सुप्रीम कमांडर था, जिसके ऊपर 1.5 करोड़ का इनाम था। अब जब इनका जो कमांडर था वो मारा गया, यानी कि जो सांप का सर था, जब वो कट गया तो बाकी की जो बॉडी थी वो छटपटाने लगी। फिर 29 मई 2025 को अगला नंबर आता है। ये अगला नंबर था कुंजम हिदमा का, जिसको कि मोहन के नाम से भी बुलाया जाता था। इसे अरेस्ट किया गया उड़ीसा के ट्राई जंक्शन से, और ये भी 26 हमलों का मास्टरमाइंड था। अगला नंबर था सुधाकर का, जिसको कि नरसिम्हाचलम के नाम से भी जानते थे। ये सेंट्रल कमेटी का मेंबर था और रेडिकलाइजर था, और इसके सर के ऊपर 40 लाख का इनाम था। अब ये जो नरसिम्हाचलम था, इसको बीजापुर में मार दिया गया। फिर 6 जून और 11 जून 2025 को 2 और लोगों की बारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भास्कर और स्क्वाड कमांडर बमन को भी एलिमिनेट कर दिया। अब क्या आप लोगों ने इस पैटर्न को नोटिस किया? मई में गए सुप्रीम कमांडर्स, जून में गए कमांडर्स, और नवंबर आते आते हिडमा को भी मिट्टी में मिला दिया गया। अब देखिए, जो नक्सल है उन्हें सिर्फ गोली मारकर खत्म नहीं किया जा रहा है, सरेंडर का एक वेव आ चुका है। एक एक करके ये जो लोग हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो भाई गोली खानी पड़ेगी। और अभी कुछ ऐसा दौर चल रहा है जो कांग्रेस के राज में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी कि ऐसा भी कभी दिन आएगा। क्योंकि उस समय पे कांग्रेस की गवर्नमेंट इन्हें खत्म करने के ऊपर फोकस नहीं करती थी। उनका फोकस रहता था कि भाई डिफेंड कर लो, अरे ठीक है भटके हुए नौजवान है, अच्छा ठीक है गलती हो गई। तो एक वो दौर था और एक अब का दौर है जब ये नक्सल्स सरेंडर कर रहे हैं। कुछ केसेस आपके सामने रखता हूँ कि देखिए एक एक करके कैसे ये लोग सरेंडर करते हैं। 14 अक्टूबर 2025 को सीनियर लीडर मल्लोजुला वेणुगोपाल राव, जिसको की भूपति के नाम से भी जाना जाता था, इसने गढ़चिरौली में सरेंडर कर दिया। और ये अकेला नहीं था, इसके साथ 60 और लोग थे, और इन्होंने AK-47 और इंसास राइफल्स भी पुलिस के कदमों में रख दिए थे। फिर 16 अक्टूबर 2025 को अमित शाह ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अबूझमठ जो कि नक्सलियों का घर हुआ करता था, उसे ऑफिशियली हम नक्सल फ्री डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 208 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया। फिर 29 अक्टूबर 2025 को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजुअल सामने आया। कंकेर में 21 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया। और क्या आपको पता है कि इन माओवादियों को रिटर्न में क्या दिया गया? इन माओवादियों को रिटर्न में दिया गया
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक समय हुआ करता था जब इनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता था, इन्हें डिफेंड किया जाता था, भटके हुए नौजवान बताया जाता था, और आज ये लोग सरेंडर कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इनको सुधारा जा सके। और उसके बाद 6 नवंबर 2025 का ये वीडियो, कमला सोडी जो कि 30 साल की महिला कमांडर थी, जिसके सर के ऊपर 17 लाख का इनाम था, इसने सरेंडर कर दिया। अब थोड़ा सा डेटा भी देख लेते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे ये जो नक्सल थे, ये जो माओवादी थे, उनके क्या नंबर्स थे और इस समय पे जो नंबर्स है वो कितने चेंज हुए। 2013 यानी कि यूपीए एरा में भारत के 182 डिस्ट्रिक्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड थे। 2025 में यानी कि मोदी एरा में ये घटकर सिर्फ 18 डिस्ट्रिक्ट रह गए। सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो कि 2014 में 126 थे, अब 2025 में सिर्फ 6 रह गए। जो वायलेंस के इंसिडेंट्स हैं वो 51% कम हो गए, 16,135 से 7,980। और इन सबसे बड़ी बात की हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि वीर गति के प्राप्त हो जाते थे या फिर धोखे से उन्हें मार दिया जाता था, तो उनके संख्या में भी बहुत भारी कमी आई है। पहले ये संख्या 1824 हुआ करता था, जो अब घटकर सिर्फ 520 रह गया है। अगर हम सिविलियंस की बात करेंगे यानी कि जो जनरल पब्लिक होती है, उनके डेथ की बात करेंगे तो इसमें भी 66% की कमी आई है। 2014 में 330 स्टेशन नक्सल वायलेंस रिपोर्ट करते थे और आज घटकर ये सिर्फ 151 हो गए। छत्तीसगढ़ में पहले नक्सलियों का जो एरिया था वो 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का था, जो कि अब घटकर सिर्फ 8,500 स्क्वायर किलोमीटर रह गया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल सामने ये आता है कि आखिर इतने सालों तक ये जो नक्सल थे, ये आखिर पनप कैसे रहते हैं, ये बढ़ते कैसे जा रहे थे और इतने सारे केसेस आखिर सामने कैसे आ रहे थे। इसका जवाब है पॉलिटिकल सपोर्ट। और ये जो अर्बन नक्सल का इकोसिस्टम है, ये इन्हें पनाह दे रहा था। जैसे कि अभी हाल ही में सरेंडर करने वाला जो लीडर था, जिसका नाम मलुजुला वेणुगोपाल था, इसने एक बॉम्ब फोड़ा। इसने बताया कि नक्सल्स का एक फैक्शन और तेलंगाना कांग्रेस के पॉलिटिशियंस के बीच कोलूजन यानी कि सांठगांठ थी। रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि माधव हिडमा, जिसको कि 18 नवंबर को मारा गया, वो छत्तीसगढ़ से तेलंगाना बॉर्डर क्रॉस करता था और उसे तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं का सपोर्ट मिलता था। सोचिए कि जिस नक्सल के ऊपर 1 करोड़ का इनाम था, उसे सपोर्ट दे रहे थे। अब दूसरा केस भी आप देख लीजिए। 2005 में छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स ने नक्सलियों के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू किया था, सलवा जुदू, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलीगल घोषित कर दिया और बंद करवा दिया। अब आप सोच रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इसे इलीगल घोषित करके बंद क्यों करवाती है, मतलब नक्सलियों के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ उसे क्यों बंद करवाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। इसका जवाब है ये महिला, इसका नाम है नंदिनी सुंदर। यही वो महिला है जिसने इस कैंपेन के खिलाफ केस किया था। ये नंदिनी सुंदर सिद्धार्थ वरदराजन, जो कि द हिंदू के फॉर्मर एडिटर है, उनकी पत्नी है। और फैसला सुनाने वाले जो जज थे वो कौन थे? जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। अब आपको लग रहा है कि ये तो हद हो गया। नहीं, हद हुआ नहीं है अभी, हद तो अब होगा। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने जस्टिस रेड्डी को रिवार्ड किया और अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिया। मतलब क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है ना? जिस जज ने नक्सल विरोधी मूवमेंट को बंद करवा दिया, उस जज को कांग्रेस वाले वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट घोषित कर देते हैं। अब इसके बाद जो अगला केस है आप उसको भी देख लीजिए। 2010 में हमारे 76 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उस समय पे होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, और जेएनयू में जाकर ये कहते हैं कि नक्सलियों से ये सरेंडर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो आर्म्ड लिबरेशन में मानते हैं। वाह, मतलब एक तरफ हमारे 76 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, उनके फैमिली के बारे में कौन सोचेगा भाई, उनके फैमिली पे क्या बीत रहा होगा, ये कितना बड़ा लॉस था उनके लिए। लेकिन हमारे जो होम मिनिस्टर है वो जेएनयू में जाते हैं, कहते हैं कि मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूं कि जो हमारे नक्सल है वो सरेंडर करेंगे। और दिग्विजय सिंह ने तो वेस्ट बंगाल के अंदर माओवादियों के होने से ही इनकार कर दिया था, जबकि वहां पे नरसंहार चल रहा था। और ये जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस वाले कर रहे थे ना, इनके इसी टाइप की राजनीति के कारण सुनील कुमार महतो जो कि एमपी थे और अनूप मरांडी जो कि झारखंड के सीएम के बेटे थे, उन्हें मार दिया गया था। लेकिन अब ये वो वाला एरा तो रहा नहीं कि नक्सलियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, उन्हें डिफेंड किया जाएगा, अलग अलग तरीके से उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। अब जो चीजें हैं ना वो बदल चुकी हैं और अब यहाँ पे सिर्फ रेड कार्ड दिखाया जाता है ऐसे माओवादियों को, ऐसे नक्सलों को। जहां पे पहले लाल सलाम चला करता था, वहां पे अब वंदे मातरम और जय श्री राम गूंज रहा है। करंट गवर्नमेंट ने ये डेडलाइन सेट कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक हमारा जो देश है वो नक्सल फ्री हो जाए, यानी कि अगला स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए नक्सल फ्री स्वतंत्रता दिवस हो सकता है। तो चीजें एकदम क्लियर। एक तरफ वो लोग हैं जो नक्सलियों के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, उनके अगेंस्ट जो लोग मूवमेंट चलाते हैं, उसको बंद करवाने वाले जो जजेस होते हैं उनको प्रमोट कर देते हैं, ऐसे जो नक्सल्स होते हैं उनको बॉर्डर क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। और दूसरी तरफ वो गवर्नमेंट है जो हिडमा और बसवराजू जैसे नक्सलियों का खात्मा करती है। आज हिडमा की मौत सिर्फ एक नक्सल की मौत नहीं है, बल्कि उस आइडियोलॉजी की मौत है जो कि हमारे देश के टुकड़े करना चाहती थी। वैसे आपको क्या लगता है, नंदिनी सुंदर और उनका जो इकोसिस्टम है, उनके लोग हिडमा की मौत के ऊपर शोक मना रहे होंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।